दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक केन 12 ऑब्जर्वेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन एराइज होता है। तो आज हम लोग केन 12 ऑब्जर्वेशन की स्टडी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन केन 12 ऑब्जर्वेशन से एराइज होते हैं। मैं खुद इसकी स्टडी किन बुकों से किया था, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। मेरी पहली बुक थी लेक्चर ऑन होम्योपैथी फिलॉसफी विथ वर्ड इंडेक्स, जेम्स टाइलर केंट की ये बुक है। इसके लेक्चर 35 से मैं स्टडी किया था। दूसरी जो बुक थी वो बुक थी डॉक्टर ए के दास की, अशोक कुमार दास की आर्गेनान ऑफ मेडिसिन पार्ट 3। इससे मैं इसकी स्टडी किया था। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि केंट 12 ऑब्जर्वेशन क्या होता है। डॉक्टर केंट ने होम्योपैथिक मेडिसिन देने के बाद पेशेंट को ऑब्जर्व किया कि उसके अंदर क्या क्या चेंजेज आते हैं, उसी को नोट डाउन किया। उसी की स्टडी को हम लोग बोलते हैं केंट 12 ऑब्जर्वेशन। तो अब हम लोग देखते हैं कि एक मेडिसिन, जब रेमेडी जो होती है, वेल सेलेक्टेड मेडिसिन इज नोन एज रेमेडी। रेमेडी देने के बाद पेशेंट के अंदर क्या क्या चेंजेज आते हैं। रेमेडी रिएक्शन, रेमेडी रिएक्शन। तो जब हम कोई रेमेडी किसी पेशेंट को देते हैं तो उसके अंदर 3 प्रकार के चेंजेस दिखाई पड़ सकते हैं। पहला एग्रावेशन हो सकता है, दूसरा एम्लुरेशन हो सकता है, तीसरा नो चेंजेज। इसके अलावा तो कुछ दिखाई नहीं दे सकता। मतलब हमने मेडिसिन एडमिनिस्टर्ड किया किसी पेशेंट को तो 3 चेंजेस दिखाई दिए। एग्रावेशन हो सकता है, एम्लुरेशन हो सकता है, और कोई चेंज उस पेशेंट के अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा। तो एग्रावेशन जो होता है, 3 टाइप्स के एग्रावेशन हो सकते हैं। पहला एग्रावेशन जो है होम्योपैथिक एग्रावेशन, दूसरा एग्रावेशन जो है डिजीज एग्रावेशन, तीसरा एग्रावेशन जो है मेडिसिनल एग्रावेशन। ये 3 तरह का एग्रावेशन हो सकता है। अब होम्योपैथिक एग्रावेशन क्या है, डिजीज एग्रावेशन क्या है, इसको समझते हैं। और मेडिसिनल एग्रावेशन क्या है। होम्योपैथिक एग्रावेशन में क्या होता है कि पेशेंट को सिम्टम्स जो होते हैं, पेशेंट के जो सिम्टम्स होते हैं वो एग्रावेट करते हैं, कि तेजी के साथ एग्रावेट करेंगे और फिर पेशेंट को फिर तेजी के साथ आराम मिलना भी स्टार्ट हो जाएगा। मैं कुछ टाइम्स के लिए उसके सिम्टम्स इंक्रीज करेंगे और पेशेंट को जल्दी ही पेशेंट बोलेगा कि अब डॉक्टर साहब मुझे आराम फील हो रहा है। बट डिजीज एग्रावेशन में ऐसा नहीं होगा। पेशेंट वहां पे होम्योपैथिक एग्रावेशन में गुड फील करेगा, उसको अच्छा महसूस होगा, उसके सिम्टम्स एग्रावेट हो गए बट वो बहुत ज्यादा तकलीफ में नहीं महसूस करेगा। जबकि डिजीज एग्रावेशन में क्या होता है, पेशेंट के सिम्टम्स एग्रावेट करेंगे और पेशेंट वीक होते जाएगा। उसके सिम्टम जो हैं उसकी इंटेंसिटी जो होगी वो इंक्रीज कर जाएगी, उसकी तीव्रता जो होगी, जैसे पेन है, पेन इंक्रीज कर गया और पेशेंट वीक कमजोर हो जाएगा। पेशेंट जो होगा उसको फीलिंग बैड, उसको बहुत बुरा फील होगा, तकलीफ होगी, उसको हम लोग बोलते हैं डिजीज एग्रावेशन। मेडिसिनल एग्रावेशन में क्या होता है, मेडिसिनल एग्रावेशन में पेशेंट के जो सिम्टम्स जो लेके आया वो तो सिम्टम्स है ही साथ कुछ न्यू सिम्टम्स भी जो मेडिसिन के सिम्टम्स है वो ऐड हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं मेडिसिनल एग्रावेशन। अब बात करेंगे यहाँ पे एम्लुरेशन पे। एम्लुरेशन जो है ये 2 टाइप्स के हो सकते हैं। पहला जो है कंप्लीट एम्लुरेशन, एम्लुरेशन। दूसरा जो है पार्शियल एम्लुरेशन। कंप्लीट एम्लुरेशन में क्या होता है, जब होम्योपैथी मेडिसिन देने के बाद जब पेशेंट को पूरी तरह से आराम मिल जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्योर, मींस पेशेंट पूरी तरह से क्योर हो गया। पार्शियल एम्लुरेशन में क्या होता है, होम्योपैथी मेडिसिन देने के बाद, होम्योपैथिक एम्लुरेशन भी इसको बोल सकते हैं, होम्योपैथिक एम्लुरेशन, या फिर इसको बोल सकते हैं पैलिएशन।
मीन्स पेशेंट की तकलीफ जो है पैलिएट कर गई। और वहीं पे अगर हम एंटीपैथी देते हैं, एंटीपैथी अदर मोड ऑफ ट्रीटमेंट जब हम देते हैं, तो यहाँ पे दो कंडीशन आएगी। पहला सप्रेशन हो सकता है, दूसरा पैलिएशन हो सकता है। सप्रेशन या फिर पैलिएशन, ये तो मेडिसिन देने के बाद एक कंडीशन आ सकती है। फिर जो नेक्स्ट है, नो चेंजेस, मीन्स पेशेंट के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कोई परिवर्तन नहीं हुआ मीन्स हमारी जो मैंने मेडिसिन सेलेक्ट किया है वो इस केस से रिलेट ही नहीं करता। प्रिस्क्रिप्शन नॉट रिलेटेड टू केस, जो हमने मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन किया है वो केस से रिलेटेड नहीं है, नॉट रिलेटेड टू केस। हमें क्या करना है, पेशेंट का नए सिरे से केस टेकिंग करके एक न्यू रेमेडी को सर्च करना है, दैट इज रेमेडी रिएक्शन। और इसी को पूरे केंट 12 ऑब्जर्वेशन में इसी को समझाने की कोशिश की गई है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं केंट 12 ऑब्जर्वेशन। लेक्चर जो है 35, prognosis after observing the action of the remedy। मीन्स रेमेडी देने के बाद हम प्रोग्नोसिस देखते हैं कि पेशेंट के अंदर क्या प्रोग्नोसिस हो रही, उसी को हम लोग केंट 12 ऑब्जर्वेशन में स्टडी करते हैं। तो पहला कंडीशन क्या हो सकता है, जब किसी पेशेंट को हम मेडिसिन देंगे तो पहला कंडीशन होगा, जो केंट का फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो है, ये क्या बोलता है, केंट का फर्स्ट ऑब्जर्वेशन बोलता है और prolonged aggravation and then final decline of the patient, मीन्स इसमें क्या होगा, एक ग्राफ से समझते हैं, एक एम्बुलेशन हो गया, ये एग्रावेशन हो गया। यहां पे हमने पेशेंट को मेडिसिन दिया, मेडिसिन देने के बाद पेशेंट की कंडीशन इंक्रीज करती चली गई, इंक्रीज करती ही चली गई और फाइनली पेशेंट डिक्लाइन कर गया। मतलब इसकी प्रोग्नोसिस क्या हुई, बैड हुई, प्रोग्नोसिस अनफेवरेबल, जो हम चाहते थे वो नहीं हुआ, अनफेवरेबल। इसमें हो क्या सकता है, पहला कंडीशन हो सकता है कि डीप पैथोलॉजिकल चेंजेज हो सकता है, इतनी बुरी तरह उसकी पैथोलॉजी चेंज हो गई है, स्ट्रक्चरल चेंजेज हो चुका है बॉडी में उसके, कि वहां पे हमारे मेडिसिन देने के बाद पेशेंट की कंडीशन इंक्रीज करती गई। यहां पे हम दूसरी गलती क्या हो सकती है कि डीप एंटीसोरिक दे दिया, ये भी एक रीजन हो सकता है। तो हमें इस केस में करना क्या चाहिए, या फिर पोटेंसी इज टू हाई, यहां पे पोटेंसी जो है वो बहुत इंक्रीज, ज्यादा पावर में दे दिया, तो हमें क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना चाहिए इसमें, एंटीडोट द रेमेडी, जो मेडिसिन है उसको एंटीडोट द रेमेडी। अब क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, in first of prolonged aggravation and final declination of the patient, in which observation, किस ऑब्जर्वेशन में है, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये जो है फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में है। अब यहीं पे हम लोग बात करेंगे दूसरी सेकेंड ऑब्जर्वेशन की, सेकेंड ऑब्जर्वेशन। सेकेंड ऑब्जर्वेशन बोलता है लॉन्ग एग्रावेशन बट फाइनल एंड स्लो इंप्रूवमेंट, मीन्स
ग्राफ से ही समझेंगे। एम्लुरेशन हो गया, एग्रावेशन हो गया। यहां पे पेशेंट को हमने मेडिसिन दिया, मेडिसिन देने के बाद क्या हुआ, पेशेंट की कंप्लेन इंक्रीज की लंबे समय तक, फिर धीरे धीरे पेशेंट को आराम मिलना शुरू हो गया। तो इसकी प्रोग्नोसिस क्या होगी, फेवरेबल है। इसमें करना क्या चाहिए हमें, इसमें करना ये चाहिए कि हमें मेडिसिन के एक्शन को डिस्टर्ब नहीं करना, वेट एंड वॉच। मेडिसिन एक्शन को डिस्टर्ब नहीं करना है। जब तक, कब तक डिस्टर्ब नहीं करना है, क्या हमेशा वेट एंड वॉच ही करना, नहीं, जब तक उसके डोज कंप्लीट ना हो जाते हैं तब तक मेडिसिन के एक्शन का वेट करना चाहिए। अब बात करेंगे थर्ड ऑब्जर्वेशन। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, द एग्रावेशन इज क्विक, शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग विथ रैपिड इंप्रूवमेंट ऑफ पेशेंट। इसमें हमने क्या देखा, इंप्रूवमेंट ऑफ पेशेंट। इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने देखा कि पेशेंट को मेडिसिन देने के बाद, इसको हम समझते हैं, इसको भी हम ग्राफ से समझते हैं, इसको हम ग्राफ से समझते हैं। एक पेशेंट को हमने, ए एम्लुरेशन हो गया, ए एग्रावेशन हो गया, पेशेंट को ये मेडिसिन दिया, बहुत तेजी के साथ उसके जो सिम्टम्स हैं वो एग्रावेट किए, फिर तेजी के साथ ही एम्लुरेट हो गया विथ रैपिड इंप्रूवमेंट ऑफ पेशेंट। अब हमने क्या देखा, इसमें मेडिसिन देने के बाद पेशेंट के लक्षण बहुत तेजी से इंक्रीज किए और फिर जो सिम्टम्स हैं बहुत तेजी के साथ डिक्रीज भी किए। अब इसको हम क्या बोलेंगे, इसी को बोलते हैं होम्योपैथिक एग्रावेशन। इसमें हमें क्या करना चाहिए, वेट एंड वॉच करना चाहिए, वेट एंड वॉच। इसकी प्रोग्नोसिस क्या होगी, गुड होगी, प्रोग्नोसिस क्या होगी, वेरी गुड, प्रोग्नोसिस वेरी गुड। और क्या होगा कि इसमें हम क्या क्या देखते हैं, हमारी जो पोटेंसी है बिल्कुल सही है, पोटेंसी करेक्ट है, सिलेक्शन जो है रेमेडी का, मेडिसिन का जो सिलेक्शन है, मेडिसिन का सिलेक्शन है बिल्कुल करेक्ट है। ये सब क्वेश्चन एराइज कर सकता है। इन थर्ड कैंट ऑब्जर्वेशन प्रोग्नोसिस, तो यहां पे आंसर होगा वेरी गुड, मेडिसिन करेक्ट है, पोटेंसी भी करेक्ट है, और हमें याद भी करना है। जैसे मैंने तो उस समय पूरा याद कर लिया था, अभी भी मुझे काफी हद तक कैंट 12 ऑब्जर्वेशन याद है। तो आप लोग को क्या करना है, कैंट 12 ऑब्जर्वेशन को पूरा एक एक ऑब्जर्वेशन को अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे फोर्थ ऑब्जर्वेशन, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, ऐसे पूरे 12 ऑब्जर्वेशन को हम लोग पूरी तरफ से समाप्त करने की कोशिश करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों, मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूं कि हमें क्या करना है, हमें स्टडी जो करनी है वो बुक से करनी है। अभी एमसीक्यू नहीं सॉल्व करना, अभी हमारे पास एग्जाम के लिए समय है, और हम अगर ऐसे स्टडी करते हैं तो काफी हद तक चांसेज है कि हमारा एग्जाम को क्रैक कर सकें। तो बुक से स्टडी करिए, एमसीक्यू बाद में सॉल्व किया जाएगा जब एक महीने एग्जाम में बचे रहेंगे तब। थैंक यू। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें।